हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेएनयू बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। किसके बारे में? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कैसा है, और उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उससे रिगार्डिंग आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले पढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, फिर आने वाली वीडियो में हम उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी जानेंगे और कैसे हमें उनके आंसर देने हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में कम टाइम में अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज हमारे पास में फोर्थ सेम का सिलेबस है। तो फोर्थ सेम के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट सबसे पहली बात आती है हमारे पास में, तो है कि हमारी जो केमिस्ट्री जिसका नाम क्या है, एडवांस केमिस्ट्री। क्या है? एडवांस्ड केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, उन्नत रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नत रसायन बोलते हैं। इसकी हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समन्वय यौगिक। क्या कहते हैं? समन्वय यौगिक। तो बात करते हैं कि इस फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जटिल यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जटिल यौगिकों के बारे में। तो आपने एक फेमस यौगिक तो सुना ही होगा, K4FeCN6, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम मुख्य रूप से एमएल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एमएल के बारे में, जिसमें मेटल और लिगेंड के बारे में जिक्र किया जाता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? तो हमारे पास में वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कौन सी है? वर्नर का क्या है? समन्वय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? वर्नर का समन्वय सिद्धांत, जो किसके रिगार्डिंग है, किस किस पर आधारित है? तो वो आधारित है मेटल और लिगेंड के आधारित, जिसमें बताया जाता है कि जो मेटल है उसके चारों ओर लिगेंड किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। फिर हम उसकी प्रायोगिक पुष्टि पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। क्या पढ़ते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका EAN ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? EAN ज्ञात करे। उसके बाद में फिर हमारे पास में आता है कैलेटस समन्वय यौगिक का नामकरण। तो समन्वय यौगिक के अगर हम नामकरण की बात करें, तो समन्वय यौगिक के जो नामकरण है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, AB प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? AB प्रकार से। फर्स्ट पॉजिटिव में आ जाता है और सेकंड नेगेटिव में रहता है। मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड नंबर पर जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, तो K4 की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं पोटेशियम जो है S ब्लॉक का तत्व है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है। इसका मतलब ये धनावेशित भाग है, और पीछे वाला कौन सा हो जाएगा? ऋण आवेशित भाग होता है। तो अगर K4 को हम हटाते हैं तो क्या बनता है? FeCN6 होल कोष्टक 4 माइनस। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट वाला जो पद है वो माइनस में होता है और स्टार्टिंग वाला प्लस में होता है। उसके बाद में हम इसमें क्या पढ़ेंगे? समन्वय संख्या 4 और 6 के परिसरों में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 है। तो लिगेंड की संख्या 6 और लिगेंड की संख्या 4, इन दोनों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिगेंड की संख्या 6 ही रहे, क्योंकि द्वितंतुक अगर लिगेंड है तो वो अगर 3 भी होते हैं तब भी उनकी संख्या जो है समन्वय संख्या वो कितनी मानी जाएगी? 6 मानी जाएगी, क्योंकि द्वितंतु का मतलब उसमें दाता परमाणु 2 होंगे। तो अगर हमारे पास में 3 द्वितंतुक लिगेंड है तो सीधी सी बात 3 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो समन्वय संख्या हमारे पास में 6 हो जाएगी। कंप्लीट है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को परिसरों में? तो अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसमें क्या हो जाएगा? अणु सूत्र क्या रहेंगे? समान रहेंगे। क्या रहेंगे? समान। लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर हमारे पास में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मेटालोक्रोमिक संकेतक का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? तो इसका मुख्य रूप से हम टाइट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुमापन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अनुमापन का अध्ययन करेंगे। जो आपने पिछले ईयर्स में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर अनुमापन, अम्ल क्षार अवधारणा, या फिर जैसे रेडॉक्स
अनुमापन के बारे में पढ़ा है। और अम्ल क्षार अवधारणा में भी हम इसका जिक्र करते हैं, जो हमारी सेकंड यूनिट है। तो हमारी जो सेकंड यूनिट है वो किसके रिलेटेड है? एसिड एंड बेसिस, मतलब अम्ल एवं क्षार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अम्ल एवं क्षार से संबंधित है। तो इसमें मुख्य रूप से हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षार से संबंधित, किससे संबंधित? अम्ल एवं क्षार से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, उससे संबंधित पढ़ने वाले। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि अम्ल जो है वो H+ का दान करते हैं, क्षार क्या है वो OH- का दान करते हैं। बस उसी थ्योरी को अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पैटर्न के अनुसार दर्शाया गया है। तो जिन प्रकार से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, उन्हीं के नाम के आधारित अलग अलग थ्योरी बनाई गई है। जैसे फर्स्ट हमारे पास में आती है आर्रेनियस। कौन सी आती है? आर्रेनियस अवधारणा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें H+ का दान OH- का दान पढ़ते हैं, प्रोटॉन का दान और प्रोटॉन का ग्रहण। तो ऐसे ही अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दे रखे हैं। तो हमारे पास में आर्रेनियस अवधारणा है, फिर है हमारे पास में ब्रोंस्टेड ग्लोरी की है, फिर लुईस है हमारे पास में। कौन है? लुईस की है। उसानोविच है। तो उसानोविच की जो अवधारणा है वो अम्ल एवं क्षार की सबसे सामान्य जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर हमारे पास में आता है अम्ल क्षार टाइट्रेशन। तो अम्ल क्षार देखो, टाइट्रेशन यहाँ पर भी है, तो अनुमापन इन दोनों यूनिट्स में कॉमन रहता है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि अनुमापन के भी कुछ प्रकार है। जैसे रेडॉक्स पढ़ते हैं, अम्ल क्षार पढ़ते हैं। फिर है संकेतकों का सिद्धांत, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों पढ़ेंगे। मतलब एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन जब दोनों एक दूसरे के साथ साथ में होते हैं, मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा है? रेडॉक्स है। कौन सा है? रेडॉक्स है। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे गैर जलीय विलायक, मतलब जिसमें जल की उपस्थिति नहीं होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ेंगे? तो विलायक के भौतिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलायक के भौतिक गुण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विलायकों के प्रकार और उनकी सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। विलायक के भौतिक गुण भी पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा कि विलय एवं विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। विलय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा ज़्यादा रहती है। विलायक की भौतिक अवस्था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका रीज़न क्या है? क्योंकि विलायक की जो भौतिक अवस्था है वही किसकी अवस्था होगी? विलयन की अवस्था होगी। विलय की भौतिक अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था ही मान्य होती है, क्योंकि विलायक की मात्रा विलय की तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो जलीय विलायकों में अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड NH3, मतलब तरल NH3 और तरल SO2 से रिलेटेड पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड? NH3 और SO2 से रिलेटेड पढ़ेंगे। यहाँ पर जल का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? गैर जलीय, नॉन एक्वस है। इसका मतलब जो तरल तो होने चाहिए बट पानी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उसमें तरल NH3 और SO2 का जिक्र करेंगे। उसके बाद में जो हमारा सिलेबस है, उसकी जो थर्ड यूनिट है, जिसका नाम क्या है हमारे पास में? रिएक्टिव मेथिल कंपाउंड। तो सक्रिय मिथाइल यौगिक है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? मिथाइलिन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे मेलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर की तैयारी एवं संश्लेषणात्मक प्रयोग। तैयारी का मतलब क्या हो जाएगा? तैयारी का मतलब हो जाएगा इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि ये किस प्रकार से हमें प्राप्त किया जाता है, या फिर हम इसका निर्माण कैसे करते हैं। फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम इसमें। इसका उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ें रहती है: निर्माण कैसे होता है और उसकी रासायनिक अभिक्रिया, फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात है, सारी की सारी अभिक्रियाएं याद रखना संभव नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम रिएक्शंस है उनको प्रायोरिटी ज़रूर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में नेम रिएक्शंस पूछी जाती है अक्सर।
बट एक बात का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि वो नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाए, उसके पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्लाइशन संघनन की क्रियाविधि है। अगर बात करें फिर अगर इसकी, तो नामकरण, तो नोमेनकल्चर जो है वो सभी में आता है, चाहे ऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक हो। उसकी संरचना है हमारे पास में, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसके भौतिक गुण, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके नाम में ही अम्ल है, इसका मतलब वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो किस प्रकार से अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, कम दर्शाता है कि ज़्यादा दर्शाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और हम पिछले में अल्कोहल और फिनॉल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इस बार हमारे पास में कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उससे रिगार्डिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास में आता है अम्ल शक्ति पर उपस्थापकों के प्रभाव, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तैयारी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं, हेलवोलार्ड जलिश की अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब कैसे बनाया जाता है। उसके साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन। तो दो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज़, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। दूसरी इसके अंतर्गत रहेगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से कौन कौन से नए नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन सभी में इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद में हमारे पास में आता है फोर्थ यूनिट, जो है नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड। फोर्थ यूनिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में। एक है हमारे पास में नाइट्रोजन यौगिक है, कौन सा है, नाइट्रोजन यौगिक है। और बी पार्ट में हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम है, वन कंपाउंड सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला आता है नाइट्रोजन यौगिक। नाइट्रोजन यौगिक का मतलब क्या होता है, तो नाइट्रोजन का यौगिक का मतलब होता है वे यौगिक जो नाइट्रोजन से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो, नाइट्रोजन से मिलकर बने हो, जिसमें मुख्य घटक क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो एरिन पढ़ने वाले। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रो इसमें कॉमन वर्ड है, इसका मतलब इन दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रो एल्केन और एरिन। एल्केन मतलब हम वही हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर देंगे, नाइट्रोजन यौगिक द्वारा कर देंगे। एरिन आ गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर बेंजीन रिंग उपस्थित होगी। नाइट्रो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शंस। फिर हमारे पास में आता है नाइट्रो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, NU माइनस। क्या पढ़ेंगे, NU माइनस। दो प्रकार की हम अभिक्रिया इसमें पढ़ते हैं ना, एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक E प्लस, एक पढ़ते हैं NU माइनस। तो ये वाली इसमें नहीं पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में आता है इसमें अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में उनका अपचयन पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग माध्यमों में उनका अपचयन किस प्रकार से होता है, वो इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट है। और साथ में हम पढ़ेंगे पिक्रिक एसिड के बारे में। किसके बारे में, पिक्रिक एसिड के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारे पास में इसी एक का एक सेकंड पार्ट है, एल्किल एमीन। क्या है, एमीन। एमीन जो है वो आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो एल्किल एमीन की तैयारी क्या है हमारे पास में, एल्किल एमीन की तैयारी प्रिपरेशन है, इसका मतलब किस प्रकार से इसका निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में है एमिनो की अभिक्रियाशीलता, तो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, उनसे संबंधित। फिर आता है संरचना, नामकरण और भौतिक गुण। नोमेनकल्चर तो हर किसी में रहेगा ही, और उसके भौतिक गुण क्या क्या है वो भी इसके अंतर्गत रहेंगे। उसके बाद में रहता है एमिनो का स्टीरियो रसायन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एमीन्स। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट रहता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी एमीन्स। मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय, या फिर बोल सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो के मिश्रण का पृथक्करण। जैसे हम अल्कोहल में पढ़ते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री का
विभेदीकरण पढ़ते हैं या फिर पृथक्करण पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी फर्स्ट मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का पृथक्करण पढ़ते हैं। फिर हमारे पास में एमिनो की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करने वाली फिर हमारे पास में क्या है, एमिनो की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक विशेषताएं, मतलब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इनकी क्षारीय प्रकृति को क्या करती है, प्रभावित करती है। एमिन लवण फेज ट्रांसफर उत्तेजक के रूप में, तो इसका उपयोग किसके रूप में है, फेज ट्रांसफर उत्तेजक के रूप में भी किया जाता है। तो ये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं नाइट्रोजन यौगिक जो है, पहली बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5। सामान्य अवस्था में 3 बॉन्ड बनाता है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहने के कारण कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। कौन सी दर्शाएगा, क्षारीय दर्शाएगा। 3 बॉन्ड जरूरी नहीं है, 3 से ज़्यादा भी बना सकता है, पर 3 में ज़्यादा स्थायी रहता है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे पास में था वन कंपाउंड सिस्टम। तो एक घटक पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें चरण, घटक, स्वतंत्रता की डिग्री, मतलब कितने प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, उसका कथन, उसका अर्थ, गिब्स चरण का नियम पढ़ेंगे। एक घटक पद्धति के चरण संतुलन, जल तथा गंधक पद्धतियाँ, सरल क्या पढ़ेंगे, इसमें सिंपल एक्वेटिक प्रणाली पढ़ेंगे, पीबीएजी प्रणाली पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पीबीएजी सिस्टम है हमारे पास में, डी सेलुलराइजेशन ऑफ लेड, क्लियर है। और फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से फेज इक्विलिब्रियम है। तो मुख्य रूप से हम इसके अंदर साम्य अवस्था से संबंधित पढ़ने वाले, किससे संबंधित पढ़ने वाले हैं, साम्य अवस्था से संबंधित पढ़ने वाले, जिसमें आपने साम्य अवस्था के अंतर्गत पढ़ा भी है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि निर्माण एवं अपघटन की जो दर है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। मतलब जितनी मात्रा में उसका अपघटन होता है उतनी ही मात्रा में क्या होगा, निर्माण होगा। तो दोनों की जो दर है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। हमारे पास में नेक्स्ट यूनिट है क्वांटम यांत्रिकी। क्या है, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले, तो इसमें हम पढ़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा के बारे में। उसके बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं परमाणुिक संरचना के लिए नई दृष्टिकोण की आवश्यकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, परमाणुिक संरचना को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग नियम दिए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो उसे और ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण, इसके विभिन्न पदों का अर्थ, साई एवं साई स्क्वायर का महत्व, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तो जैसे कि हमने लास्ट जो वैल्यूबल पढ़ा है वो हमने पढ़ा है नील्स बोर का सिद्धांत। किसका पढ़ा है, नील्स बोर का सिद्धांत। नील्स बोर के बाद में आते हैं श्रोडिंगर, जिन्होंने नील्स बोर के जो सिद्धांत है उसमें भी कुछ परिवर्तन करके अपने नए नियम और समीकरण दिए हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है, फिर रहता है हाइड्रोजनिक फलनों के त्रिज्यीय एवं कोणीय भाग, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d कक्षाओं के लिए उनके परिवर्तन और चित्रात्मक निरूपण। तो इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे हमारे पास में 4 ब्लॉक है, एस पी डी और एफ, उन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाते हैं, किसको प्राथमिकता दी जाती है, क्या उनके नियम रहने वाले हैं, क्या उनके आकार रहेंगे, उनसे संबंधित है। ठीक है। फिर हमारे पास में आता है त्रिज्यीय एवं कोणीय नोड्स तथा उनका महत्व। फिर हमारे पास में त्रिज्यीय वितरण फलन तथा 1s एवं 2s परमाणु कक्षाओं के संदर्भ में सर्वाधिक संभाव्य दूरी की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, कक्षीय कोणीय समय, क्वांटम संख्याएं से m1 तथा ms का महत्व, spd परमाणु कक्षाओं के आकार, नोडल प्लेन। इसमें मुख्य रूप से हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम संख्याओं के बारे में, जिसके अंतर्गत हम मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इन 4 अलग अलग प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो से रिलेटेड
समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान करती है, जिससे हम उसके बारे में अधिकांश जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में स्पिन की खोज, स्पिन क्वांटम संख्या, चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्ध भरे तथा पूर्ण भरे कक्षाओं की स्थिरता, विनिमय ऊर्जा की अवधारणा, परमाणु कक्षाओं की सापेक्ष ऊर्जा, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके अंतर्गत हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, काफ़ी थोड़ा लेंथी भी रहेगा, लेकिन इसके अंतर्गत हम पूरी की पूरी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है, कौन कौन सी याद रखनी है, अर्ध भरे एवं पूर्ण भरे कक्षाओं की स्थिरता, क्योंकि हम जानते हैं अर्ध भरे एवं पूर्ण भरे कक्षक सामान्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम। तो इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम क्या रहेंगे, तो सब पहले इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद ही उनका युग्मन होगा। पहले सभी में भरे जाएंगे, उसके बाद ही इनका युग्मन होगा। असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दर्शाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो तत्व है वो अर्ध भरे एवं पूर्ण भरे कक्षक की स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपने विन्यास में असामान्यता दर्शाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से डी और एफ ब्लॉक के तत्व शामिल हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न और उसके आंसर का लिखने का जो पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहे अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस पे। थैंक यू।